हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके रीट एसएसटी लेवल पे हिस्ट्री की क्लास लेने जा रहा हूँ। मेरा नाम मनोज शर्मा। आज अपन बात करेंगे हिस्ट्री के सिलेबस को लेकर। हिस्ट्री के सिलेबस को लेकर अगर बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री के सिलेबस से पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो आता है वो हम बात करते हैं सबसे पहले भारतीय इतिहास की कि इतिहास होता क्या है। भारतीय इतिहास क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हमारी अगर बात करें तो इतिहास में हम दो चीजों को ध्यान में रखते हैं कि इतिहास की शुरुआत होती कैसे है। आपके दो ही टॉपिक दिए हुए हैं उसमें प्राचीन इतिहास को लेकर, जिनमें सबसे पहले आती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरे नंबर पर आती है हमारी वैदिक सभ्यता। पहले नंबर पर बात करें कि भाई सभ्यताओं की शुरुआत कैसे हुई, सभ्यताओं का पता कैसे चला, सभ्यता होती क्या है, इस चीज की जानकारी हमको सबसे पहले देखने को मिलेगी भारतीय इतिहास में। देखो दोस्तों, इतिहास का अर्थ क्या होता है। पहले नंबर पर आता है इतिहास कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। ये दो शब्द दिए हुए हैं, ई प्लस तय प्लस हास। इसी के टुकड़े कर लेते हैं। ई का मतलब होता है ईस्वी, समय। तय का मतलब होता है तथ्य या सबूत, और हास का मतलब होता है गुजरा हुआ समय। या फिर आप इसको यह भी बोल सकते हो कि अतीत काल की घटनाओं को। कौन से काल को? अतीत काल की घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। अतीत काल की घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। हमारा इतिहास का जो विभाजन है मेरे दोस्तों, वो तीन भागों में किया गया है। प्राचीन इतिहास का इतिहास है वो तीन भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? तीन भागों में। इनमें से अभी कुछ समय पहले पिछली जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा भी गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस काल की देन है, या सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कौन से समय में हुआ। यह हमारे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें सारी चीजों का यहीं पर आ जाता है। जिनमें से पहले नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। एक बात बता देता हूं कि मैं आपको ये पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि किस किस में किस किस चीज का विकास हुआ है। सेकेंड नंबर पे आता है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरे नंबर पे आता है ऐतिहासिक काल। इसमें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें आपके तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, कभी भी पूछ लेता है वो। पहले नंबर पे बढ़ते ही तो आपसे ये पूछेगा कि भाई हमारी अगर सभ्यताओं को लेकर अगर हम लोग बात करें तो सभ्यताओं में स्थान पूछ ले जाते हैं कि निम्न में से आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल स्थित था या कौन सा स्थल संबंधित है। ऐतिहासिक काल से संबंधित राजस्थान की या इंडिया की कौन सी सभ्यता संबंधित है। इन चीजों को पूछा जाता है, इसलिए इसमें आपको तीन ही चीज याद रखनी है। इसका पहला शब्द आ रहा है प्राग। प्राग को भी छोड़ो, आप प्राई ले लो। प्र का मतलब होता है प्राचीन या प्रारंभिक। मानव का वह प्रारंभिक समय जहां से मानव का विकास प्रारंभ हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई, उस काल को बोलते हैं अपन प्राग ऐतिहासिक काल। मानव का वह प्राचीन समय जहां से मानव की उत्पत्ति हुई, मानव ने अपने विकास शुरू करे, जहां के हमको मानव के विकास के कोई भी लिखित साक्ष्य और सबूत उपलब्ध नहीं हुए, या फिर हमारे पास उनके कोई भी मतलब लिखित साक्ष्य नहीं है, ऐसे काल को कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसमें एक शब्द दिया हुआ है आद्य।
आद्य का मतलब होता है आधा, कि वो काल जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए या पढ़ने में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, ऐसे को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरे नंबर पे आता है ऐतिहासिक काल, जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य और सबूत भी हैं, जिनको हम पढ़ भी पाए हैं और जहां से मानव सभ्य हो चुका था, ऐसे काल को बोला जाता है ऐतिहासिक काल। ये तीन भाग हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल को अगर देखा जाए, जिसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्राग ऐतिहासिक काल। अगर आद्य ऐतिहासिक काल को लेकर अगर बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल हम कहते हैं किसको? जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं, जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं, परंतु पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं मिली, यह सफलता प्राप्त नहीं हुई, उसको क्या बोला जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कहते हैं जिसके लिखित साक्ष्य पढ़ने योग्य हैं, जिनको पढ़ने में हमको सफलता मिली है, वो हमारा कौन सा काल आता है? ऐतिहासिक काल। देखो दोस्तों, दोबारा अपन बात करते हैं। सबसे पहले आज हम टॉपिक कर रहे हैं भारतीय इतिहास की शुरुआत। भारतीय इतिहास का अर्थ मैंने बता दिया कि इतिहास होता क्या है। इतिहास होता है अतीत काल की समस्त घटनाओं को क्या बोला जाता है? इतिहास बोला जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारा इतिहास है वो तीन भागों में बटा हुआ है, जिनमें पहले नंबर पर आता है प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल को लेकर अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर इनके क्या मिले हैं? लिखित साक्ष्य किसी भी प्रकार के उपलब्ध नहीं हुए। यहाँ पर हमको जो भी मिले हैं वो सिर्फ हथियार मिले हैं, इधर को हमारे को शैल चित्र मिले हैं, लेकिन हमारे को इनकी कोई लिखित कला नहीं मिली। इसको हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। मानव का प्रारंभिक समय जो माना जाता है वो प्राग ऐतिहासिक काल को ही माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल को लेकर बात करें तो जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले परंतु हमको उसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली, वो कौन सा है? ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल वो होता है जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं और उनको पढ़ने में भी सफलता मिली है, वो हमारे कौन से हैं? ऐतिहासिक काल। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। देखो दोस्तों, सबसे प्यारी चीज है ये हमारे लिए। अगर यहां से आप अगर समझ जाते हो इनको तो आसानी के साथ आपको पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा, सभ्यताओं वाला की सभ्यता होती क्या है। यह हमारे मेन टॉपिक है। प्राग ऐतिहासिक काल को लेकर अगर बात करें तो एक एक पॉइंट से लेकर बात करते हैं कि मानव का विकास का काल या फिर मानव के विकास का प्रथम चरण। मानव के विकास का प्रथम चरण कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल। अब आप खुद सोचो दोस्तों कि अगर मानव जब पैदा होकर के सृष्टि पे आया है तो सृष्टि पे आने के बाद वो सारी चीज तो जानता नहीं था कि भाई अन्न क्या होता है, फल फ्रूट क्या होते हैं। इसलिए मानव ने सबसे पहले नंबर पे यहां पर आने के बाद सबसे पहले इसने शिकार की शुरुआत करी थी, आखेट की शुरुआत करी थी। इसलिए इस युग में जो मानव का जो प्रमुख व्यवसाय था वो रहा था आखेट। क्या रहा था दोस्तों? आखेट। ये सिर्फ शिकार के ऊपर निर्भर हुआ करता था। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मानव इसमें जो था वो मांसाहारी भी हुआ करता था, असभ्य हुआ करता था। उसमें सभ्यता नाम की कोई चीज थी नहीं, इतना समझ नहीं पा रहा था। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर निर्भर था? आखेट के ऊपर। तीसरे नंबर पे इसी युग में मानव ने सबसे पहले हथियारों का आविष्कार किया है। ये मिटता कहां है? मिटेगा कहां से?
सबसे पहले नंबर पे अगर बात करें तो यहां पर हमारे मानव जो था वो किसके ऊपर निर्भर था, आखेट के ऊपर। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो मानव ने इसी युग में सबसे पहले किसकी शुरुआत करी थी, हथियारों की। मानव के द्वारा हथियारों का आविष्कार इसी युग में हुआ। मानव के द्वारा हथियारों का आविष्कार कौन से काल की देन है, प्राग ऐतिहासिक काल की। मानव ने यहां से हमारे इतिहास की शुरुआत करी। मानव का इतिहास जो शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है। इसलिए मेरे दोस्तों तीन ही चीज याद रखनी है कि मानव के विकास का प्रथम चरण था वो प्राग ऐतिहासिक काल था, आखेट के ऊपर ये निर्भर था, हथियारों का आविष्कार इसी काल में हुआ। और एक चीज और याद रखना कि इसमें पाए जाने वाले जो मानव होते थे वो निग्रोट जाति के हुआ करते थे। कौन सी जाति के, निग्रोट या नेग्रिटो बोल दो, नेग्रिटो जाति के आदमी थे ये। ये चार चीज याद रखनी है। इसमें अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल को लेकर के तो इसमें सिर्फ दो ही बात याद रखना कि हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीट लेवल पे वो यहीं से शुरुआत होती है। हमको मेन रूप से जो पढ़ना है रीट में वो ये पढ़ना है आद्य ऐतिहासिक काल। अगर हम इसको लेकर बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को लेकर के तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमारी दो सभ्यताओं का विकास हुआ है, या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि सभ्यताओं का विकास। सभ्यताओं का जो विकास है वो इसी में हुआ है, जिसमें से पहली सभ्यता आती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। और सेकंड नंबर पे लेकर अगर हम लोग बात करें तो सेकंड नंबर पे आती है हमारी वैदिक सभ्यता। यह हमारी दोनों सभ्यताओं का जो विकास है वो कौन से काल में हुआ है, आद्य ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल से हमारे पास पूरे के पूरे जो सबूत हैं वो हमको देखने को मिल गए थे। सारी चीजों का निर्माण हमारे को यहां से पता चल चुका था। मानव के द्वारा भवन का निर्माण, मानव के द्वारा खेती बाड़ी व्यापार, ये सारी चीजों का जो काम था वो कौन सी चीज से माना जाता है, ऐतिहासिक काल से। यह हमको ये दो चीजें देखनी है और कुछ नहीं देखना। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की, जो मैंने आपको बता दिया कि मानव के विकास का प्रथम चरण है। आखेट पर यह निर्भर हुआ करता था। अगर ये शिकार करेगा तो शिकार करने के लिए हथियारों का भी निर्माण करेगा, हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मानव ने सबसे पहले जो हमारे दोस्तों आखेट करने के लिए या शिकार करने के लिए जो मानव ने सबसे पहले जिस चीज का निर्माण करा था वो करा था हथियारों का निर्माण। अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल को लेकर बात करें तो मानव का इसमें विकास हुआ। अभी तो मैंने बहुत कुछ चीजें आपको बताई नहीं है क्योंकि ये टॉपिक आपका काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि मानव अलग अलग चरणों में अलग अलग विकास के रूप में आया था। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल में मानव था वो पेड़ के ऊपर निवास करता था। आद्य ऐतिहासिक काल में आया, मानव पेड़ से नीचे उतरा, नीचे उतरने के बाद गुफा में आया। ऐतिहासिक काल की बात करें तो मानव ने पक्के भवनों का निर्माण करना शुरू कर दिया। यहां पर मानव था वो आखेट के ऊपर निर्भर था। यहां पर मानव को लेकर बात करें तो यहां पर मानव पशुपालन में आ गया। अगर ऐतिहासिक काल में लेकर बात करें तो इसने खेती और पशुपालन दोनों को करने के साथ साथ व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद में मानव ने यहाँ पर हथियारों का आविष्कार करा। मानव यहाँ पर गुट में रहने लगा, इसलिए ये सभ्यताओं का विकास हो गया। इस तरीके से हमारे यहाँ पर अलग अलग टॉपिक को लेकर बात आते हैं। मनीष गुजर जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। आप देखते रहिए और कमेंट्स करते रहिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे कि आपको क्लासें कैसी लग रही है। सभी बच्चों को आप बताते रहें बीच बीच में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ भी रही हो तो वो वाइब्रेस कमेंट्स पे बोल सकता है। अगर लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। यह हमारी मेन चीज है। अपन जिस चीज को लेकर चर्चा करेंगे वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ रीट लेवल पे। किसको लेकर? सभ्यताओं को लेकर। सबसे पहले नंबर पर आता है सभ्यताओं का विकास। किस सभ्यताओं की शुरुआत कैसे हुई? अगर सभ्यताओं को लेकर बात करें तो आपके लिए दोनों ही सभ्यता इंपॉर्टेंट है। उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सभ्यता है वो आपकी है कौन सी? ये वाली। अभी पिछला जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे भी गए थे, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इससे, जिनमें से एक तो पूछा गया था लोथल वाला कि लोथल सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है।
लोथल सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? ये चीजें आपको देखनी है, एक एक चीज को लेकर बात कर रहे हैं। अगर जिस भाई को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो दोस्तों वो ले सकता है। उसके बाद में मिटा करके सबसे पहले सभ्यताओं की विकास के बारे में बात करेंगे, जो आज आपके रीट का पहला टॉपिक होगा। ले लिया होगा सबने? दोस्तों आपने ले लिया होगा। मैं शुरू कर रहा हूं यहां से पहले नंबर की चीज। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सभ्यताओं की जानकारी और सभ्यताओं का विकास। या फिर सभ्यताओं का विकास। देखो दोस्तों, अगर हमारे सभ्यताओं के विकास को लेकर अगर बात करें तो मानव को सभ्यताओं की जानकारी तो पहले थी, मानव ने तो इनका विकास करा ही है, लेकिन हमारे सामने सभ्यता कैसी आई, किनकी देन थी, किस प्रकार सभ्यताओं का विकास हुआ, सभ्यताओं का उत्खनन करने वाला विभाग कौन सा है, उस विभाग की स्थापना कैसे हुई, इन चीजों का पता कैसे चला कि मानव का विकास इस चरण से होकर के गुजरा है, ये सारी चीजों की जानकारी का पता मैं आपको इस लाइव क्लास में देने जा रहा हूं। आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट इतना बढ़ने वाला है कि आप इसी इंतजार में बैठे रहेंगे कि 7 कब बजने वाले हैं और सर कब पहुंचने वाले हैं। आज से ही इस इंटरेस्ट की शुरुआत करने जा रहा हूं, देखते रहना। हमारे दोस्तों, हमारे यहां पर एक वंश चला करता था जिसका नाम था मुगल वंश। जिसका शासनकाल वैसे तो माना जाता है 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक, लेकिन मेन रूप से इसका जो ताकतवर शासक था वो 1707 में खत्म हो चुके थे औरंगजेब। औरंगजेब के बाद में ये वंश था वो डगमगा चुका था। सबसे पहले नंबर पर अगर हम मुगल वंश को लेकर बात करें तो मुगल वंश में काफी शासक पैदा हुए थे, जिनमें से एक था बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये काफी शासक पैदा हुए थे। इनमें से एक शासक था जिसका नाम था अकबर। देखो दोस्तों, बड़ी प्यारी सी चीज है जिसको आपको समझना है। इसमें एक शब्द दिया हुआ है ए। ऐसे 3 चीज बनती हैं, ए, ए, ए। अब ये मत सोचना कि गुरुजी क्या हिंदी पढ़ा रहे हो क्या आप। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें इतिहास वालों की भी होती हैं जो ट्रिक्स के रूप में समझानी पड़ती हैं। इसमें ए बराबर होता है अकबर, ए बराबर होता है अनपढ़, ए बराबर होता है अंग्रेज, ए बराबर होता है आगमन। अनपढ़ शासक अकबर के शासनकाल में अंग्रेजों के आगमन से आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है। यह क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि सबसे पहले अंग्रेजों का आगमन किस शासक के शासनकाल में हुआ। जी मनीष गुजर जी, आज मेरी पहली क्लास है, पहली क्लास ही मान लो या फिर आज से कंटिन्यू क्लासें मान लो, आज से मेरी क्लासों की शुरुआत है। सबसे पहले लेकर अगर हम बात करते हैं अकबर को, तो इसमें से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अंग्रेजों की भारत में शुरुआत सबसे पहले किसके समय हुई। तो यह क्वेश्चन आपको याद रखना है, ए फॉर अकबर, ए फॉर अनपढ़, ए फॉर अंग्रेज, ए फॉर आगमन। अकबर एक अनपढ़ शासक था, निरक्षर शासक था। अकबर के शासन काल में ही सबसे पहले अंग्रेज भारत आए थे। अंग्रेजों को भारत आने के बाद स्थायी जगह देने वाला जो शासक हुआ था वो हुआ था अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर ने ही सबसे पहले यहां पर
अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने की अनुमति प्रदान की थी। इसमें भी आप याद रख सकते हो जय फॉर जहांगीर और जय फॉर जगह। जगह का मतलब होता है स्थान। अंग्रेजों को भारत में स्थायी जगह देने वाला राजा कौन था? जहांगीर। अंग्रेज सबसे पहले भारत में किसके समय आए? अकबर के समय। बात यह थी कि यहां पर अंग्रेजों ने आने के बाद अपनी 3 नीतियां अपनाई थी और इन 3 नीतियों के दम पर अंग्रेजों ने भारत में क्या किया था? शासन किया था। जिनमें से इनका पहला उद्देश्य था वो था सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना। इनका अगर व्यापार करना अगर इनका उद्देश्य था तो इनका जो व्यापार करने का उद्देश्य माना जाता है वो माना जाता है सन 1615 से लेकर 1757 तक। ये 1615 से लेकर 1757 तक भारतीय राजाओं के साथ मिलकर के भारत में व्यापार किया करते थे। सन 1757 में जून मास के अंदर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भागीरथी नदी के तट के ऊपर जब सिराजु उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में जब अंग्रेज जीते और भारतीय राजाओं की जब हार हुई तो हाथों हाथ कंपनी के अंदर एक नए पद की शुरुआत हुई थी जिसका नाम था गवर्नर। और हमारे देश का जो पहला गवर्नर बनाया गया था वो बनाया भी रॉबर्ट क्लाइव को गया था। जैसे ही 1757 में इनका व्यापार करने का उद्देश्य खत्म हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का 1757 में जब पूरी इंडिया के ऊपर अधिकार हुआ तो अंग्रेजों ने अपना दूसरा उद्देश्य बनाया था धन लूटना। और धन लूटना इनका उद्देश्य रहा था 1758 से लेकर 1857 तक। ये अलग अलग कानून बनाते, कानून बनाने के बाद भारतीय लोगों पर टैक्स लागू करते, टैक्स लागू करने के बाद में ये टैक्स को वसूला करते। अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति इनको टैक्स देने से अगर इनकार करता तो ये उनके घरों में आग लगा दिया करते थे, उनको जला दिया करते थे, उनके पशुओं की नीलामियां कर दिया करते थे। इसी प्रकार से इनका प्रमुख उद्देश्य एक ही था कि हमको सिर्फ और सिर्फ क्या लूटना है? भारत में से धन लूटना है। ये लोग अंत में जाकर इतने ज्यादा नीचे गिर गए कि सन 1857 के प्रारंभ में इन्होंने हमारे देश के अंदर चर्बी वाले कारतूसों का निर्माण कर दिया जिससे 2 धर्मों के लोगों के बीच में आपस में झगड़ा हो सके, जिसमें एक का नाम था हिंदू और दूसरे का नाम था मुसलमान। आपस में इन दोनों को लगड़वाने के चक्कर में जब इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का निर्माण करा तो इस बात की खबर लग चुकी थी मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारी को, और मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारी ने सबसे पहले यहां पर क्रांति का बिगुल बजाया। जब क्रांति का बिगुल बजा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 में भारत में से समाप्त की गई, समस्त भारतीयों की बागडोर थी वो ब्रिटिश की महारानी के हाथों में चली गई। और जैसे ब्रिटिश की महारानी के हाथों में गई तो उसका तीसरा उद्देश्य बन चुका था कानून व्यवस्था बनाना। कानून व्यवस्था बनाना और कानून व्यवस्था बनाना इनका जो उद्देश्य रहा था वो रहा था 1858 से लेकर 1947 तक। ये 3 टारगेटों के साथ हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? शासन किया था। मेरे दोस्तों, अगर हम बात करें इसको लेकर, धन लूटने को लेकर, तो जब हमारे यहां पर 1758 से लेकर 1857 का बीच का जो समय चल रहा था, इस बीच में जब अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में जब ग्रोथ करना शुरू करा, जैसे ही उन्होंने मतलब कि धन लूटने की प्रक्रिया जब अलग अलग तरीके से शुरू करी, तो इसी बीच में हमारे भारत का एक गवर्नर बनकर आया था जिसका नाम था डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। मेरे दोस्तों, नाम सुना होगा आपने इसका। 4 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर से। पहले नंबर पे तो इसको बोलते हैं अपन इंडियन रेलवे। आईआर का जनक। भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय, रेलवे की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजों से, जब अंग्रेजों ने कही कि भाई हम अलग अलग स्थानों पर अपनी कोठियां स्थापित कर लेते हैं, अलग अलग स्थानों पर कोठियां स्थापित करेंगे कहीं पर भी, तो भाई साहब अपने वहां पर आसानी से उस क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर सकते हो। तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि अपन यहां पर कोई स्थायी रूप से निवास करने नहीं आए, अपना प्रमुख उद्देश्य सिर्फ धन लूटना।
और अगर अपन को धन लूटना है तो अपन को कोई मकान बनाने की, कोई हवेली बनाने की जरूरत नहीं है। किसी का भी मकान किराए पे ले लेंगे और उस पर अपना अपना काम कर लेंगे। लेकिन अगर अपन को ताकतवर बनना है तो भारत से धन लूटना है, और भारत से धन अगर लूटना है तो अपन को विदेश पहुंचाना जरूरी है। और अगर विदेश पहुंचाना है तो पहले बंदरगाहों पे माल का जाना जरूरी है, और बंदरगाहों पे अगर माल को पहुंचाना है तो प्रत्येक स्थान पर रेलवे लाइन का बिछना बहुत जरूरी है। सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय, रेलवे लाइन का विकास का श्रेय जो जाता है वो जाता है लॉर्ड डलहौजी को। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो इसको बोला जाता है, दूसरे नंबर पे राज्य हड़प नीति। मेरे दोस्तों, राज्य को हड़पने की नीति का श्रेय भी किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। इसी ने सबसे पहले राज्य को हड़पने की नीति अपनाई थी। कुप्रशासन के आधार पर, अल्पवयस्क के आधार पर, अलग अलग तरीके से इसने इसको शुरुआत करी थी, लूटने की शुरुआत करी थी। इस तरीके से ये अपने राज्यों को जैसे जैसे कुप्रशासन के आधार पर, आदि के आधार पर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी में ये राज्यों का विलय करता गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे ताकतवर होती चली गई। कहा जाता है मेरे दोस्तों कि सबसे पहले IR का शुरुआत जो करी थी वो तो लॉर्ड डलहौजी ने कर दी। रेलवे लाइन भी बिछा दी गई, रेल भी चला दी गई। लेकिन हमारे यहां पर क्या था कि जैसे लॉर्ड डलहौजी चले गए, 1858 का समय गुजर गया, तो यह कहानी जन्म लेती है सन 1826 में। सन 1826 में, सन 1826 ईस्वी के अंदर हमारे यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था चार्ल्स मेसन। जो चार्ल्स मेसन नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था, उसको सबसे पहले लाहौर में भ्रमण करने के लिए भेजा गया कि आप लाहौर जाओ, लाहौर की स्थिति का पता लगाओ और लाहौर में देखो कि हम वहां पर रेलवे लाइन बिछा सकते हैं। अगर रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते तो वहां पर हम लोग, हमारी जो कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, उसकी कोठी स्थापित करना चाह रहे हैं, तो आप वहां पर एक बार जाइए और देखिए देखा वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठी स्थापित होने के लिए कोई ऐसी जगह है क्या जहां पर हम लोग वहां पर डेवलप कर सकें। तो सन 1826 में चार्ल्स मेसन ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर कलकत्ता से लाहौर पहुंचे। कलकत्ता से कहां पहुंचे दोस्तों? लाहौर पहुंचे। तो इन्होंने लाहौर का भ्रमण किया, और जब इन्होंने लाहौर का भ्रमण किया तो लाहौर के भ्रमण के दौरान इन्होंने लाहौर में रावी नदी के तट के ऊपर, कौन सी नदी? रावी नदी के तट के ऊपर इन्होंने हजारों की तादाद में ईंटों को एक जगह पड़ा हुआ देखा। तो चार्ल्स मेसन के मन में एक विचार आया कि यार एक साथ ये हजारों ईंटें हमारे यहां पर कैसे पहुंची, कौन लाया इन ईंटों को यहां पर? एक साथ इन ईंटों का कोई प्रयोग भी नहीं किया गया, ईंटों को किसी काम में उपयोग में भी नहीं लिया गया, तो फिर ये ईंटें आई कहां से? ये मन में उनके विचार आया, और विचार आने के बाद उन्होंने वहां पर इन ईंटों को देखा और वापस लौट करके लाहौर से ये भाई साहब कहां पर आ जाते हैं? कलकत्ता। और कलकत्ता में आकर इन्होंने पूरी की पूरी बात ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को बता दी कि भाई मस्त जगह है, टॉप जगह है लाहौर, नदी बहती है, कोई रेलवे लाइन नहीं बिछानी, वहां पर जाओ और जाने के बाद में सीधा अपनी कोठी स्थापित करो। हां, कोठी भी अगर स्थापित करते हो तो कुछ मत लेके जाओ, 2-4 मजदूर ले जाना और कुछ ले जाना है जो ले जाना, बाकी ईंट कुछ मत लेके जाना, क्योंकि वहां पर इतनी ईंटें पड़ी हुई हैं जिनको मैं देख के आया हूं कि वहां पर आप ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी कोठी बना सकते हो। अब यह सूचना दे चुका है, सिर्फ लाहौर के उस रावी नदी के तट के ऊपर पड़े हुए एक स्थान पर पड़ी हुई ईंटों का जायजे की जो जानकारी थी वो चार्ल्स मेसन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। इनका काम खत्म। ये वहां से निकले और निकलने के बाद में सीधे अपने वापिस इंग्लैंड से ले गए। बात आती है कि 1826 के बाद में यह कहानी जन्म लेती है सन 1854 से लेकर और 56 के मध्य।
1826 में चार्ल्स मैसन का काम खत्म हो चुका है। यह कहानी जन्म लेती है 1854 से 56 के मध्य में, जब हमारे देश के अंदर इंडियन रेलवे का विकास हुआ। और इंडियन रेलवे का जैसे विकास होने लगा, जगह जगह रेल की पटरियां बिछाई गई। तो रेल की पटरियां जब बिछाई गई तो उस समय लाहौर के अंदर रेलवे की पटरी बिछाने का जो टेंडर था वो ब्रिटेन के 2 लोगों को दिया गया। ब्रिटेन के 2 लोगों को जब दिया गया तो उनका जो नेतृत्व था वो छोड़ दिया गया अलेक्जेंडर कनिंघम के हाथों में। मैं मेरे हिसाब से लिखवाऊंगा मेरे दोस्तों, आपको सिर्फ ये चीज समझनी है। लिखवाने का तरीका मेरा है। अभी मैं इसको दोबारा जब लिखूंगा एक सीक्वेंस वाइज लिखूंगा, आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। आपको सिर्फ समझना है कि मैं बोल क्या रहा हूं। ये सारी चीजें जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये सारी चीजें मैं सभ्यताओं के विकास में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता डालेंगे, वहीं से आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे पड़ा, इसके प्राचीन नाम क्या है, कितने उपनाम है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान खोजा गया, सिंधु घाटी सभ्यता का जनक किसको कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली जानकारी किसने लगाई और कौन सी सन में लगाई। ये सारी चीजें आपको मैं बताता रहूंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको एक सीक्वेंस के रूप में पढ़ा सकूं। अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि हमारे देश में सभ्यताओं का पता कैसे चलता है, सभ्यताओं की जानकारी कैसे चलती है, और इन सभ्यताओं की जानकारी देने वाले थे कौन कौन। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में बताता हूं। जो भी प्रिय बंधु अगर इस लाइव क्लास को देख रहे हैं वो अपना कमेंट से एक बार लिख दें कि क्लास कैसी है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही। वो सभी बच्चे बता दें तो मेरा भी मनोबल बना रहेगा, और मेरा मनोबल अगर बना रहेगा तो मैं आपको 100% देने की पूरी कोशिश करूंगा। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब आपको उतारना है। कॉपी किताबें या कॉपी पेन अपने हाथों में ले लीजिए और साथ साथ समझते रहिए और उतारते रहिए। ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं, बड़े प्यार से देखना। सबसे पहले नंबर पर अपन बात करते हैं किसको लेकर मेरे प्रिय दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। आप सोच रहे हो गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या होगा। मेरे दोस्तों इतना बोल देता हूं कि लाइव क्लास हो या फिर मेरी ऐसी क्लासें हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लाइव में भी इसी तरह पढ़ाता हूं जैसे मैं ऑफलाइन में सामने बैठे हुए बच्चों को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाता हूं। इंटरेस्ट लेने वाला होना चाहिए कि मुझे पढ़ना कैसे है। मेरे बोलने के तरीके भी वही रहेंगे जो मैं क्लासों में बोलता आया हूं। ये नहीं कि यार लाइव क्लास ले रहे हैं बच्चे जाने क्या सोचेंगे, कुछ नहीं। बच्चे अपने जैसे ही हैं। बच्चों को सिर्फ समझ में आना चाहिए, बच्चों का भविष्य सुधरना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई हुई चीजों में से सिर्फ उनके क्वेश्चन मिलने चाहिए। इनके अलावा बच्चों को कोई चीज से लेना देना नहीं है। बच्चों का भविष्य सबसे पहले सर्वोपरि माना जाता है हमारे लिए। इसलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र। एक एक लाइन है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ और सिंधु घाटी जो सभ्यता है हमारी उसका क्षेत्र कहां से कहां तक माना जाता है। तो इसको सीधी और सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास वाले क्षेत्र पर विकसित होने के कारण
इस सभ्यता को क्या कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, आप खुद जानते हैं, बच्चे आपने ज्योग्राफी वाले सर ने भी आपको पढ़ाया होगा कि सिंधु नदी की 5 सहायक नदी हैं, सतलज, व्यास, रावी, झेलम। ये वो नदियां हैं जो आपके सिंधु नदी में जाकर के विलीन होती हैं। इसलिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास वाले क्षेत्रों पर विकसित होने वाली जो सभ्यता है उसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र की अगर बात करें, सिंधु व उसकी सहायक नदी पर विकसित, सहायक नदियों के आसपास विकसित होने वाली जो सभ्यता है उसको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के उपनाम क्या क्या हैं, यह हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नामों से जाना जाता है। मेरे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया जो स्थान था उस स्थान का नाम था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर या सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थान थे उनमें खोजा गया पहला स्थान था, उसका नाम क्या था? हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता का पहला नाम पड़ा हुआ है, उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान यह खोजा गया था, इसलिए इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। सेकंड नंबर पे अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमको जितने भी अवशेष मिले वो ज्यादातर कांसे के बने हुए थे। किसके बने हुए थे? कांसे के बने हुए थे। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। इसके अंदर हम जैसे हम बात करें, कांसे के बैल मिले थे, कांसे की हमको बैलगाड़ी मिली थी, कांसे की हमको एक मूर्ति भी मिली थी, कांसे के अंदर हमको पारदर्शी वस्त्र भी मिले थे। वो सारी चीज, ज्यादातर जो चीजें थी वो कांसे की बनी हुई थी हड़प्पा के अंदर, इसलिए इसका दूसरा नाम पड़ा हुआ है कांस्य युगीन सभ्यता। मेरे दोस्तों, तीसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें, आपने खुद ने पढ़ा होगा हमारे वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर अगर बात करें, दोनों का अंतर आता है हमारे सामने। सबसे बड़ी चीज है ये कि अगर हम इनके अंतरों को लेकर अगर बात करें तो देखो, आपने कभी पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक, वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक, एक दूसरे के विपरीत हैं। हमको यहां पर जब हड़प्पा की खोज की गई, हड़प्पा का उत्खनन किया गया, तो यहां पर हमको जो अवशेष मिले थे वो ऐसे लगे थे कि मानो ये एक सभ्य सभ्यता के रूप में हो, यहां पर शहर के रूप में ये बसी हुई हो। इसलिए यहां पर शहर का या नगर का हमको सबसे पहले अवशेष देखने को मिले थे सिंधु सभ्यता के अंदर। हड़प्पा के अंदर हमको जब नगर के अवशेष मिले, इसलिए इसका तीसरा नाम रख दिया नगरीय सभ्यता। तीसरा नाम क्या था इसका? नगरीय सभ्यता। अगर हम चौथे नंबर पे लेकर अगर बात करें, तो ये तो मेरे दोस्तों याद रखना है, आपको खुद को रखना है, मेरे को याद नहीं रखना। इतना याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कहां से कहां तक माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था, या क्षेत्र को रहने तो आप विकास लिख लो। तो हम अगर सिंधु घाटी सभ्यता के विकास को लेकर अगर बात करें, तो यहां पर देख लो विकास। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास माना जाता है वो माना जाता है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट के ऊपर। उपनाम को लेकर अगर बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान था हड़प्पा, और हड़प्पा जब खोजा गया था तो इसलिए इसका नाम पहला पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा के अंदर हमको सबसे ज्यादा अवशेष मिले कांसे के, इसलिए इसका दूसरा नाम पड़ गया कांस्य युगीन सभ्यता। तीसरे नंबर पर जब हड़प्पा का उत्खनन किया गया या अन्य स्थानों का उत्खनन किया गया, तो यहां पर हमको नगर के अवशेष देखने को मिले, इसलिए इसका तीसरा नाम पड़ गया क्या? नगरीय सभ्यता। ये सभ्यता हमारे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर विकसित हुई है, इसलिए इसका चौथा नाम पड़ा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता।
यह आपको याद रखना है, एक एक चीज को बड़े प्यारे सिंपल तरीके से लिखवाऊंगा आपको मैं। अब अगर हम लोग इसको लेकर बात करें तो यह हमारी मेन चीज आ गई। अब पहले नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल को लेकर अगर हम लोग बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना माना जाता है, तो इसका क्षेत्रफल जो माना जाता है वो माना जाता है 12,99,000। 12,99,000 वर्ग किलोमीटर, यह इसका कुल क्षेत्रफल माना जाता है। मतलब लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अब अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान कौन सा है, तो देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान, तो हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थान था वो माना जाता है हमारा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान कौन सा है, हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। अब मेरे दोस्तों, अगर हड़प्पा को लेकर अगर बात करें तो देखो, हड़प्पा कहां पर स्थित है, कौन से प्रांत में स्थित है, तो यह माना जाता है आपका हड़प्पा नाम का स्थान सिंध प्रांत में। कौन सा प्रांत, सिंध प्रांत में स्थित है, ये पाकिस्तान के अंदर। ये क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर मनीष जी, इनको बड़ी गहराई से भी देखना है आपको। जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं इनको एक एक चीज को समझते भी रहना है और आपको बताते रहना है। जो चीज जहां से समझ में आई मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन इसको देखते रहिएगा। अगर हम हड़प्पा को लेकर अगर बात करें तो हड़प्पा हमारे कौन से प्रांत के अंदर स्थित होता है, सिंध प्रांत के अंदर। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी के तट के ऊपर यह विकसित हुआ है, तो यह हमारे विकसित हुई है रावी नदी के तट पर। कौन सी नदी दोस्तों, रावी नदी के तट के ऊपर विकसित माना जाता है इसको। अगर हम बात करें कि इसकी खोज सर्वप्रथम कौन सी सन में हुई, तो इसकी खोज हुई थी, वैसे उत्खनन इसका अलग हुआ है, ध्यान रखना। इसकी खोज जो हुई थी वो हो चुकी थी 1826 में। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले चार्ल्स मैसन नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था वो सबसे पहले लाहौर में जब भ्रमण करने के लिए गए तो वहां पर उन्होंने हजारों ईंटों को एक स्थान पर पड़े हुए देखा। जब एक स्थान पर जब उन्होंने हजारों ईंटों को गिरे हुए जब पड़े हुए देखा, तो उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले इस बात की जानकारी किसको दे दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये काम तो ये कर चुके थे इनका कि भाई वहां पर ईंटें पड़ी हुई हैं, इतना तो ये बता के आ चुके थे कि वहां पर ईंटें पड़ी हुई हैं, बाकी तुम तुम्हारे हिसाब से देख लेना क्या करना है। 1826 के बाद में उस समय तो ये बातें रुक गई, लेकिन बात आती है सबसे पहले कि इसकी खोज तो हो गई 1826 के अंदर मेरे दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि इसका उत्खनन कौन सी सन में हुआ। क्वेश्चन ये, अगर इसके उत्खनन को लेकर बात करें तो इसका उत्खनन हुआ था 1921 के अंदर, राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। लेकिन इसको ये चीज में ध्यान नहीं देना, ये कल बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इसका ये देखना है कि पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा का नामकरण कब हुआ। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा का नामकरण करने वाला कौन था, इस स्थान को हड़प्पा नाम दिया किसने। हड़प्पा का 1826 से 1921 के बीच में कितनी बार उत्खनन हो चुका है, तो एक बार और हो चुका था जब लाहौर में रावी नदी के तट के ऊपर, जब लाहौर में रावी नदी के तट के ऊपर जब इसका उत्खनन कार्य चल रहा था, तो उत्खनन कार्य चलते समय यहां पर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में जब दोस्तों यहां पर इसका उत्खनन कार्य हो रहा था, तो उत्खनन कार्य होते समय यहां पर सबसे पहले हमको यहां पर बहुत सारी चीजें देखने को मिली। चूल्हे देखने को मिले, अलंकृत मटकियां देखने को मिली, अलंकृत ईंटें देखने को मिली। तो यहां पर जब उत्खनन कर रहे थे तो उत्खनन करते समय वहां के जो वर्कर थे उन्होंने जाकर के सबसे पहले किससे कहा, अलेक्जेंडर से, कि सर हम जिस स्थान पर उत्खनन कर रहे हैं ना, हम जिस स्थान पर उत्खनन कर रहे हैं वहां पर हमको ये चीजें मिल रही हैं और हम आगे इसमें कुछ नहीं कर सकते। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी देखा कि यहां पर अलंकृत ईंटें निकल रही हैं,
चूल्हे निकल रहे हैं, यहाँ से तंदूर निकल रहे हैं, ये सारी चीजों को जब देखा तो उन्होंने ये सारी चीजों को पार्सल किया और पार्सल करने के बाद विदेश भेज दिया। नहीं कि सर आपने जिस स्थान पर हमको ये रेलवे लाइन बिछाने का टेंडर दिया है वहां पर हमको ये चीजों के अवशेष देखने को मिले। ब्रिटेन के पुरातत्व विभाग ने जब इनके ऊपर शोध किया तो शोध करने के बाद उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम को और हमारे भारत के तत्कालीन वायसराय जो आगे चलकर बने थे लॉर्ड कैनिंग को एक संदेश भेजा कि आपने को जिस स्थान पर ये अवशेष मिले उन स्थानों पर आप रेल लाइन नहीं बिछाओगे, आप उस स्थान का सावधानी पूर्वक उत्खनन करो और उत्खनन करने के बाद में पता लगाओ कि वहां पर कौन सा शहर दबा हुआ है। अलेक्जेंडर कनिंघम से इसका उत्खनन करने के लिए कहा गया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने कह दिया नहीं कि सर ये काम मैं कर तो दूंगा लेकिन ये तो बताओ पैसे कौन देगा मुझे। भाई तुम लोगों ने तो आदेश दे दिए कि भाई उस स्थान को खोज लो, लेकिन बात ये बताओ मैं उत्खनन भी करवा दूं तो वर्करों को पैसे भी तो देने पड़ेंगे हमको। ये बातें जब उनको बोली गई तो वहां से हाथों हाथ जो ब्रिटेन का पुरातत्व विभाग था उन्होंने सन 1861 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में लॉर्ड कैनिंग के समय कलकत्ता के अंदर सबसे पहले एक नए विभाग की स्थापना करी थी जिसका नाम था पुरातात्विक विभाग। और पुरातात्विक जो विभाग होता है वही हमारे प्राचीन स्थानों के उत्खनन का कार्य करता है। और उसी पुरातत्व विभाग ने सबसे पहले हमारे यहां पर कौन सी सभ्यता खोजी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। और उसी सभ्यता में पहला स्थान खोजा गया था कौन सा? हड़प्पा, जो सिंध प्रांत में रावी नदी के तट के ऊपर स्थित है। इसको खोजने का श्रेय चार्ल्स मेसन नाम के व्यक्ति को जाता है जिसने सन 1826 में सबसे पहले इसकी खोज करके बताई थी। इसके बीच में मैं आपको एक लैंग्वेज लिखा देता हूं, एक बार ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए खोजकर्ता कि भाई इस स्थान के खोजकर्ता कौन थे, तो इस स्थान के जो खोजकर्ता रहे हैं उनका नाम है चार्ल्स मेसन। एक बात ध्यान रखना सभी बच्चे जो लाइव क्लास देख रहे हैं, ये चीजें तो आपको खुद को पढ़नी है, जो थोड़ा दिमाग लगा के आपको जोर लगा के खुद को पढ़ना है। बाकी रही बात आपको याद करवाने की, तो सभ्यता में यहां पर एक दिन ही पढ़ाऊंगा 10 मिनट। 10 मिनट में आपको पूरी सभ्यता मुख्य जमानी यहीं पर याद हो जाएगी। जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण सभ्यता हैं, जो आपकी 6 सभ्यता हैं, उनको एक साथ यहीं पर समझाया जाएगा। एक साथ में 5 मिनट के अंदर आप हमेशा के लिए उन सभ्यताओं को याद रखोगे। चाह करके भी आप अगर उससे भूलना चाहोगे तो आप भूल नहीं सकते। वो सभ्यता पढ़ाने की गारंटी मेरी है। पर फिलहाल लेकिन सभ्यताओं की नींव रखने से पहले आपको एक एक चीज का समझना बहुत जरूरी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन बात करते हैं थोड़ी देर बाद। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे? ठीक है, हो गया। चलो कोई नहीं मेरे प्रिय दोस्तों, आगे बात करते हैं हम अलग टॉपिक को लेकर। यह हमारी सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी जिसको लेकर मैंने आपसे ये बातें करी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर एक सबसे बड़ी खासियत एक चीज और देखी है मैंने कि सिंधु घाटी सभ्यता को समझना बहुत आसान है। सभ्यता अगर जिसके समझ में आ गई, रीट के बच्चे हो चाहे वो पटवार बच्चे हो, ऑल एग्जाम में कोई सी भी एग्जाम हो, अगर उसमें अगर इंसान को प्रारंभिक चरण अगर इसका समझ में आ जाता है तो पूरी इतिहास को समझ सकता है आसानी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। कभी भूल नहीं पाओगे इतिहास के अंदर। आप तो सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली चीज आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विकसित है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन कौन सी नदी के तट के ऊपर विकसित हुई। सेकंड क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता के उपनाम,
कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले स्थानों की खोज किसने करी, कौन सी सन में करी, ये क्वेश्चन आपको देखने हैं मेरे दोस्तों। इसके बाद में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सिंधु घाटी सभ्यता में, वहां जहां पर मैंने आपका टॉपिक छोड़ा है उसी के नीचे लाइनिंग लेते हुए उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर लिख रहे हो तो आप हाथों हाथ उसी लाइन पे लिखते रहना। मैं जहां से बोलूं आपको चैप्टर चेंज करने की वहीं से करनी है। उसके बाद में बात आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमको जो विकास देखने को मिले हैं वो विकास हैं कैसे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास। देखो मेरे प्रिय दोस्तों, एक बार इधर को देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं, अपन अपने ऊपर लेते हैं, आम आदमी के ऊपर लेते हैं। अपन लोग अगर कल के दिन पढ़ने के लिए अगर कहीं पर भी जाते हैं, अपन जैसे मान लो कि आप जयपुर शहर में आ गए, जयपुर शहर में आकर के अगर आप अपनी पढ़ाई अगर शुरुआत कर रहे हो तो सबसे पहले अपना गांव छोड़कर, घर छोड़कर जो जयपुर में आओगे, तो जयपुर में आते ही आप सबसे पहले क्या चीज ढूंढोगे? पढ़ने के लिए कोचिंग, खाने के लिए खाना, या रहने के लिए मकान। मकान ढूंढेंगे सबसे पहले, रहने के लिए खत्म। रहने के लिए अगर मकान ढूंढेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आदि मानव के द्वारा जो विकास किया गया था वो किया गया था भवन निर्माण। पहले नंबर पे मानव का विकास माना जाता है। यहां से आदि मानव के द्वारा भवन का निर्माण कैसे हुआ, आदि मानव के भवन किसके बने होते थे, आदि मानव के भवनों में कौन कौन सी ईंटें काम में ली जाती थी, सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अनुपात कितना था, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कितने प्रकार की ईंटें देखने को मिली, कौन कौन सी ईंटें किस किस काम में आती थी, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान कितने मंजिला हुआ करते थे, ये सारी चीजें आपको यहां से देखना है। दूसरे नंबर पे अगर हम लेकर के बात करें तो सबसे पहले आ गया भवन निर्माण की बातें। सेकंड नंबर पे आदमी भवन का निर्माण करने के बाद अब आदमी रहने लग गया तो भाई खाने की व्यवस्था करेगा, तो सेकंड नंबर पे आता है इसमें आदि मानव के द्वारा या सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा की जाने वाली कृषि। तीसरे नंबर पे हम कल जब पढ़ने वाले हैं तो तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे इसका पशुपालन। चौथे नंबर पे पढ़ेंगे वाणिज्य और व्यापार। चौथे नंबर पर पढ़ेंगे वाणिज्य व व्यापार। पांचवें नंबर पर पढ़ेंगे अपन लोग मुद्रा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा कैसी होती थी। छठे नंबर पे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं भाई साहब हम धर्म। और सातवें नंबर का टॉपिक होगा वो होगा अंतिम संस्कार। ये हमारे लिए क्या होंगी, वो टॉपिक होंगे जिनके ऊपर हम क्या करने वाले हैं कल चर्चा। सुबह 7 बजे सभी बच्चे लाइव रहेंगे। 7 बजते ही पहले नंबर पे 7:01 पे जो हमारा पहला टॉपिक शुरू होगा वो होगा भवन निर्माण, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके के साथ। ठीक है दोस्तों।